अगर आप भी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी तो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट हम लोगों ने प्रारंभ किया है जहां आपको मिलेगा परफेक्ट स्ट्रेटजी, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्टडी और आपके सिलेबस को ट्रैक करता हुआ नोट्स जो परफेक्ट नोट्स होगा आपके एग्जाम के लिए। अगर आप भी क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करें। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस को और करें अपने सिविल सर्विस एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप। इल्तुतमिश माना जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। आप रजिया को जानते हैं, रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी और बलबन के बारे में आप जानते हैं, बलबन उसका आखिरी शासक निकला। बलबन गुलाम वंश का ही शासक माना जाता है, वैसे तो किसी वंश का है नहीं, लेकिन अगर मानना ही पड़े तो आप उसको गुलाम का मान सकते हैं। एक बार पढ़ लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान सुरीले पाठ के कारण कुरान खां कहा जाता था। बाद में वह निशानपुर से गजनी लाया गया, उसने गोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ऐबक ने गोरी का विश्वास जीत लिया। गोरी ने उसे अमीर ए आखुर के पद से प्रोन्नत कर दिया और यहीं से उसके जीवन में एक नया अध्याय हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। यद्यपि वह लाहौर में ही शासन करता रहा, उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में ले लिया। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के 3 माह बाद जून 1206 ईस्वी में कराया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, मलिक और सिपाही की पदवियों से अपने आप को खुश रखा। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन के द्वारा मुक्ति पत्र पाया और नियमन पूर्वक 1208 ईस्वी में उसने ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया। ये बातें मैंने आपको बता ही दी थी पहले ही, तो बहुत इसमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, आपको कान में रहेगा, काम चल जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी? लाहौर थी। बाद में इल्तुतमिश उसकी राजधानी दिल्ली लेकर के आया। अजमेर में पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे। 2.5 दिन के झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। कहां बनवाया गया है? इसका निर्माण करवाया गया है अजमेर में। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, बता ही दिया है। इसकी एक उपाधि कुरान खां भी है, ये भी आपको बता चुका था मैं आपको। फिर आइए ऊपर देखते हैं, कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? कुतुब मीनार जो है वो कई लोगों के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन अब इसमें जो उत्तर है आप देख लीजिए, किसके द्वारा पूरा किया गया था। प्रश्न यही पूरा पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। तो किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक भी अगर उत्तर होता तो वो भी माना जा सकता है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने टूटे हुए महल को फिर से 2 मंजिल जोड़ा था। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको सबसे पहले प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया था और उसी को यहाँ का बादशाह बना दिया था। बना क्या दिया था? वो चला गया था छोड़ करके। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का राइट हैंड बख्तियार खिलजी गया था। और बख्तियार खिलजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार के विजय की तथा नालंदा और विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1202 से 3 ईस्वी के आसपास पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भाग कर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नसीरी में बिहार के इन हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहां मिलता है? तबकाते नासिरी में। किसने लिखा था? आप बताएंगे। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? मलिक जानी को किया था। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद में इल्तुतमिश ने उसको एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार बना दिया था। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसके शासनकाल में शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया है? थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स, ये दिया था बलबन ने। आपको बता ही चुके थे पहले ही। जितना पढ़ाया उसमें से एक भी प्रश्न बाउंस नहीं जाएंगे आपके। रौह एवं लौह, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। हालांकि बाद में इसको थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी में रह ही गया। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों के आदेशों के पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। ठीक है, इसमें जो प्रश्न है पढ़ने लायक ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं नहीं आपको पढ़ रहा हूं क्योंकि वही से कहानी आता है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मौत हो गई थी? जफर खां की मौत हो गई थी। उसमें जो उसका जो कफूर था उसे दक्षिण विद्रोह करवाया था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? रावल रतन सिंह, यानी राणा रतन सिंह। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव थे देवगिरी के शासक। इसको पढ़िए। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर
उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 अथवा 6 में उसने उसे दिल्ली में नहीं भेजा, जिस कारण 7 में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण कर लिए भेजा। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और आत्मसमर्पण कर दिया। किस सुल्तान के काल में खालिस भूमि अत्यधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी। यही तो सबको हंसोत रहा था, बताया तो था मैंने आपको। अगर आपने उस वीडियो को ठीक से देखा हो सारे प्रश्न बनेंगे आपके। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अलाई दरवाजा का निर्माण। अलाउद्दीन कुतुब मीनार के निकट में ही करवाया गया है ये। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के लिए सबसे बड़े जाल के निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध रहा है। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के बाद हक सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। भाई जो इतनी नहरें बनवाएगा उसका तो पैसा लेगा ना कुछ फ्री में कितना देगा राजा। उन किसानों से जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लेते थे, उनके पैदावार का 1/10 भाग देना पड़ता था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? यह एक खैराती अस्पताल था जिसमें फ्री में लोग इलाज करवाते थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों के रोजगार दिलवाया था? बेरोजगारों का रोजगार दिलवाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। वो रोजगार दफ्तर उसने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने कई ऐसे काम किए थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? यही तुगलक के दरबार में था। उसने उस ऑफिस का नाम बनवाया था दीवाने बंदगान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? फिरोज शाह तुगलक। उसने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बागवान लगाए थे। अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया था उसने। फारिस यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस के काल में आया था? और देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था अब्दुल रज्जाक। तैमूर के आक्रमण के समय भारत में किस वंश का राज स्थापित था? तैमूर का जब आक्रमण हुआ था, आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि उस समय सैयद वंश का संस्थापक था। सैयद का आखिरी व्यक्ति शासक कर रहा था, तो सैयद वंश होगा उसका शासन। कौन शासन था इसमें लिखा हुआ है क्या? नहीं, हाँ लिखा हुआ है। दौलत खान सूबेदार खिजर खान ने पराजित कर दिया था। तैमूर के नियुक्त लाहौर को सूबेदार था। ये नहीं है, नहीं लिखा हुआ है। चलिए, नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया था। बहरहाल आगे बढ़िए, छोड़िए इसको। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नए नगर बसाया था? जब आगरा है, जहां आगरा है, सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी बहुत खूंखार व्यक्ति था। गजल सिकंदरी का प्रयोग उसने किया था और उसने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना की थी जिसको हम फरंगे सिकंदरी कहते हैं। और उसने संगीत में एक ग्रंथ की जो कि बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, जिसे हम लजत सिकंदर शाही कहते हैं। ये कविताएं भी लिखता था गुलरुखी नाम से। इसने अपने जीवन का एक बेवकूफ वाला काम किया था कि ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वा करके मूर्ति के टुकड़े को दे दिया था कसाई को मांस तोड़ने के लिए। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुका, 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापित किया था। यह राज्य की राजधानी हम्पी थी जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर के उस पहले शासन की पहचान करी जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। हरिहर द्वितीय था। बहमनियों को पीटा और गोवा छीन लिया। और भी पढ़ लीजिए, 1370 ईस्वी में बुका की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराज धीराज की उपाधि ग्रहण की। उसने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय ने सबसे बड़ी सफलता पश्चिम के बहमनी राज्य से बेलगांव को व गोवा को छीन लिया। वह विरूपाक्ष का उपासक माना जाता था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह से लड़ा। गोलकुंडा में वही शासक हुआ करते थे। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी? भू राजस्व उनकी मुख्य व्यवस्थाएं थी। देखिए, उनमें चोल एक वंश आएगा जो कि पंचायती राज के लिए जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां मिलता है? हम्पी में मिलता है। वर्तमान में भी वो हम्पी में ही स्थित है। आइए आगे देखते हैं। दीवाने अर्ज स्थापित किया था किसने? रक्षा विभाग के लिए। और स्थापित किसने किया था दीवाने अर्ज? ये आपको जवाब में देना, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। अगला इसका विस्तार देख लीजिए। दीवाने आरिज अथवा आरिज मुमलिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था और आरिज मुमलिक विभाग ही दीवाने अर्ज कहलाता था। खुफिया से जुड़ा हुआ था। इस विभाग का प्रमुख स्थापना बलबन ने किया था। लिख दिया इसमें नाम, वरना आपको बताना पड़ता। अगला प्रश्न हम आगे बढ़ते हैं। शिवाजी की राजधानी कहां थी? रायगढ़ में थी। इन राज्याभिषेक कराया था, छत्रपति की उपाधि धारण की और रायगढ़ में अपनी राजधानी बनाया था। इस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर भट्ट और गंगा भट्ट थे। गंगा भट्ट ने पहले राज्याभिषेक कराने से मना कर दिया था। पूना जो है, पूना पेशवाओं की राजधानी हुआ करती थी और कोल्हापुर में उनका स्थल हुआ करता था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन था बहमनी राज्य का संस्थापक। इसमें कुछ खास पढ़ने जैसा है नहीं। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? यह मराठा भू राजस्व से है। सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान किया जाता था। इसमें से कह रहा है कि भूमि उत्पाद पर लगने वाला कौन कर है। अब इसमें से आप छांटना सीखिए। कैसे छांटना सीखेंगे कि कौन सा कर किस में है? इसमें जो है वो मुक्तई जो है ये भूमि से संबंधित है। दूसरा खम्स, हाँ खराज है, खुम्स नहीं है।
खुम्स नहीं है, खुराज और उस्र है। पढ़ लीजिए इसमें क्या है। खराज, उस्र और मुक्ताई जो है वो भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर को इंगित करता है, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं है, अपितु खुम्स लूट का धन है। खुम्स लूट के धन शत्रु पराजय की जनता से लूट में प्राप्त होता है। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 राजकोष में डाला और 1/5 यानी कि 80% वो अपने हिस्से में डाला और 20% मतलब सैनिकों को दे दिया। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में कोई हिस्सा ही नहीं लिया। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? वो अलाउद्दीन खिलजी था। बलबन ने लौह और रक्त की नीति दी थी। इल्तुतमिश ने वो चलगानी प्रथा का प्रारंभ कराया था, ये आपको याद रखनी है। शेख बहाउद्दीन जाकारिया किस संप्रदाय के व्यक्ति थे? शेख बहाउद्दीन जाकारिया जो थे वो सोहरावर्दी संप्रदाय के व्यक्ति थे। हाँ, भारतवर्ष का सोहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जाकुरिया से प्रारंभ होता है। सूफियों के संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकमुद्दीन, अबुल फतह, शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि प्रमुख है। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति के साधना में बाधक नहीं मानते थे। अगला प्रश्न है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 200, 250 तथा ये प्रश्न ही गलत था, इसलिए बीपीएससी ने इसको डिलीट मार दिया था। जबातिया संबंध किससे कहा जाता है? ये राज्य कानून से संबंधित है। सल्तनत काल में सिक्के टांका, ससगनी और जीतल किन 2 धातुओं के बने थे? देखिए, सिक्के जो थे, टांका जो था वो तो चांदी का था और जीतल और ससगनी, जीतल ससगनी जो था चांदी का था, तांबा जो था वो जीतल का था। लिखा हुआ भी है इसमें, टांका का चांदी, जीतल का तांबा और ससगनी जो था, ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रसारित किया। ससगनी भी चांदी का ही था, ससगनी भी चांदी का ही सिक्का था। हाँ, टांका एवं जीतल का अनुपात 1:48 हुआ करता था। भारत में कागज का प्रयोग सबसे पहले प्रारंभ हुआ था 12वीं शताब्दी में। तबकात नासिरी का लेखक कौन है? तबकात नासिरी का मिनहाजुल सिराज है। अलबरूनी, जयाउद्दीन बर्नी और शेख निजामुद्दीन के बारे में, शेख जमालुद्दीन के बारे में आपको बता दिया है। सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। उन्होंने क्या बताया था? अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसमें से दर्शक सुनना चाहते थे, उनके भक्त समझते थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। शेख निजामुद्दीन औलिया से 7 सुल्तानों का राज देखा था, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया था, यहां तक उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया था, किंतु जब शेख ने ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाले हैं तो अजोधन चले गए थे। इसी प्रकार औलिया ने न तो सुल्तान से मिला, न ही इनकार किया था। इसमें जलालुद्दीन लिख दिया, गलत है, अलाउद्दीन होगा ना, लिखा है शायद आगे। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि एक सुल्तान एक से आएगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था, इसीलिए उन्हें महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है। 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी 12 मासा, और उन्होंने पद्मावत अखरावट की भी रचना की थी, आखिरी कलाम की भी रचना की थी। पद्मावत को हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, मतलब उनको ये मान के चलिए कि महाग्रंथ का दर्जा प्राप्त है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उनकी सैन्य कुशलता, तुगलकनुमा पद्धति जो उन्होंने अपनाया था उसी से वो जीता था। तुजुकी बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है तुजुकी वार्ता। किसने लिखा है? खुद स्वयं उसी ने लिखा है। बाद में इसका अनुवाद करवाया गया अकबर के टाइम में तुजुकी बाबरी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में आक्रमण किया था चुनार के दुर्ग पर, और इस किले में 4 महीने तक घेरा रहा। इसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर दी। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर भी आक्रमण किया था। 32 में उसने रायसीना के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम ने था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में दीन पनाह में करवाया था 1564 ईस्वी में। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा ग्यास जो कि ईरानी वास्तुकार था, इसने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के पारित एक बाग की रचना हुई है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। कौन थी? बाबर की बेटी थी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार उनके क्रम को अंकित कीजिए। मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले उसने देवरा को लड़ा था, फिर चौसा, फिर कन्नौज और फिर सरहिंद को लड़ा था। याद रखिएगा साल के हिसाब से भी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी फरीद खां के नाम से जाना जाता था। एक शेर के काटने के कारण वो शेर खां से शेरशाह बना था। शेरशाह का मकबरा कहां स्थित है? सासाराम में है। सासाराम कहां है? बिहार के रोहतास जिले में पड़ता है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेनापति कौन थे? हकीम खां था। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया था? अकबर था। वो इतना दिल उदार व्यक्ति तो अकबर ही हुआ करता था। अगला प्रश्न, अकबर
ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था? 1576 ईस्वी में उसने मिला लिया था। 1574 ईस्वी में उसने बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया था, लेकिन 12 मार्च 1576 ईस्वी को टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन कुली खां ने मिल करके दाऊद को पूर्णतः पराजित कर दिया। इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। वो जीत तो गए थे 74 में, लेकिन वो हारा नहीं था दाऊद। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? भारत में उस समय शासन कर रहा था अकबर। उसी समय 1599 ईस्वी में वहां शासन हुआ था। शाहजहां के जहांगीर के शासनकाल में पहली बार आया था कौन? हॉकिंग्स और विलियम सर टॉमस रो। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। 58 का आंसर मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। हाँ, यही होगा, उसका आंसर डी होगा। 3 भागों में लिखी गई है। उसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का भी आधिकारिक वृत्तांत है। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 ईस्वी में मध्यकाल में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित अत्यंत अलंकृत इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफेद संगमरमर का बना हुआ ऐसा पहला मकबरा है जिसे बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पिटरा ड्यूरा जो होता है उस शैली का प्रयोग किया गया है इसमें। तो याद रखिएगा, पूछा हुआ था, पूछ लीजिए। देखिए, पिटरा ड्यूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दीवारों के अर्धकीमती पत्थर जड़ करके फूलों की नक्काशी से संबंधित है। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? लगान निर्धारित करने का तरीका था बटाई कर। बटाई कर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? देखिए, हुमायूं माना है इसमें, जबकि मेरा ख्याल था इसमें जहांगीर होना चाहिए था। खैर छोड़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। दस्ताने हमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया है? अकबर के अनेक ग्रंथ में चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दस्ताने हमीर हमजा है। अब अकबर इसमें आंसर है ही नहीं, अब उत्तर कौन मारे इंसान? लेकिन आप में ऑप्शन होगा, आप मारिएगा इनमें से कोई नहीं, और अगर आप अकबर हुआ तो आपको अकबर मारना है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? अकबर के दरबार में हुआ था यूरोपीय चित्रकारी। उसमें व्यक्ति विशेष का चित्रण होता है, मतलब यूरोपीय चित्रकारिता में, यह ध्यान रखना है, उसमें कुछ विशेष बात ऐसी है नहीं। दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे। किसके दरबार में थे? अकबर। इसलिए मैंने जो अभी तथ्यों वाला वीडियो बनाया है ना, उसमें आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, दसवंत और वसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था, वे काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग किया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षुब्ध हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अकबरकालीन चित्रकारों में के नाम अबुल फजल ने अपने पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं। दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किनी, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, सामल, हरिवंश। ये चुप बात मैंने आपको बताई दी थी। मुगल चित्रकला जिसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, कौन था? जहांगीर। जहांगीर के समय में इतनी हो गई थी कि अगर एक पेंट के 4 लोग बनाते ना तो बता देता था कि किसने क्या बनाया है। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्य तथा जानवरों के चित्र बनाने की भी कला का विशेष प्रगति हुई थी। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन रोहन का एक चित्र बनाया था जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुकी जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया है। इस प्रकार जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग होता था। मतलब ये बता देता था, शरीर और पैर को चित्रित करने का रिवाज था, तो ये बता देता था कि किसने कहां बनाया है। ये इतना अनुभवी व्यक्ति था। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? यह अकबर की उपज थी। जब्ती प्रणाली जब्त करता था। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिलों के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ये विलियम फिंच नाम का एक अंग्रेज आया था। उसी ने इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ फोर्ट पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों का निर्माण कराया। उसने अपनी पुस्तक में इस बात की चर्चा की है। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? सुल्तान जैनुल आबदीन को कहा जाता है। बता चुके हैं आपको। 2 आसपा सिंह आसपा किसने शुरू किया था? जहांगीर ने शुरू किया था। 2 आसपा क्या था? ये एक मनसबदार था। इसमें सवार पद में 2 गुने घोड़े रखने होते थे और सिंह आसपा में सवार पद में 3 गुने रखने होते थे। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झड़प की वजह क्या थी? कंधार था, इसलिए वो दोनों आपस में लड़ते थे। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था किसने? आप बताइए। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कोई और कौन करवाएगा शाहजहां के अलावा? शाहजहां ने सबसे अधिक काम करवाया था। शाहजहानाबाद की नगर की स्थापना करवाई थी उसने लाहौरी दरवाजा तथा दिल्ली दरवाजा 2 अलग अलग दरवाजे बनवाए थे दिल्ली में ही। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने कहा है मुगल काल का स्वर्ण। A.L. श्रीवास्तव। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लाम था। दारुल इस्लाम मतलब सबको वो काफिर मानता था। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। कब? 1666 ईस्वी में हुआ था। पटना साहिब जो है ना वहीं पे हुआ था।
1666 ईस्वी में, और मृत्यु का भी 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को हुआ था। मुगल शासन में मुहतसिब है क्या? मुहतसिब लोक आचरण के अधिकारी को कहते थे मुस्लिम, मतलब पब्लिक कैरेक्टर को डिसाइड करता था वो। मुगल प्रशासन में मदद मास इंगित करता है किसको? विद्वानों के द्वारा दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को मुगल प्रशासन में मदद मास कहते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। उसके बाद अंग्रेजों ने हड़प करके उसको भेज दिया वहां पे, इंग्लैंड भेज दिया। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? यही था शाह आलम द्वितीय, जिसका असली नाम अली गौहर भी था। इसके अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजियों के चलते वह बिहार में ही रहा और दिल्ली के सिंहासन पर 1760 ईस्वी में से 1771 ईस्वी तक वो खाली रहा। बाद में 72 में मराठाओं ने इसको लाकर के बिठाया एक संधि के तहत। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली में पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था। कब? साल था 1803 ईस्वी में। तो ये है मध्यकालीन भारत। अब हम एक बार देखते हैं इसके आगे। आइए अब एक बार प्राचीन भारत से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, बीपीएससी बार बार इन्हीं चीजों से, प्राचीन भारत का जो उनका खास टॉपिक है उसी से पूछता रहा है, तो आपको भी उतना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। हालांकि इसके तथ्यों की वीडियो में एक अलग से आधे घंटे की मैं बना दूंगा जिसमें आपके सारे तथ्य कवर हो जाएंगे। आप प्रश्न का अभ्यास यहां कर लीजिए। कह रहा भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। एक बार हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन और कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो कि 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहां से 7000 से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज से पूर्व भारतीय महाद्वीप के प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से 7500 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडिलवा, जो कि प्रयागराज जिले के बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, माना जाता है। निम्नलिखित में से किसमें कैथोलिक युग कहते हैं? कैल्कोलिथिक युग कहते हैं। कैल्कोलिथिक युग मतलब होता है ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल रंग का प्रयोग हुआ है हड़प्पा में। ये कौन सी बड़ी बात है? कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता था? ये आदि ऐतिहासिक युग में पड़ता था सिंधु घाटी सभ्यता। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पक्की ईंट से बनी इमारत है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण चीज नगर नियोजन ही तो माना जाता है, और उनकी नगर नियोजन ऐसी थी, वो शहरी टाइप की थी, जिसमें चौकोर हुआ करता था, जिसमें उनके पास में स्नानागार हुआ करता था, मतलब बाथिंग टब होता था, अन्ननागर होता था, मतलब गोडाउन्स होते थे अन्न जमा करने की। इनकी सतह पक्की ईंटों की थी, जिसमें जिप्सम तथा मोटार द्वारा जोड़ा गया है। तो ये चीजें उनकी मशहूर थी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह था? लोथल हड़प्पा का बंदरगाह था। इकलौता बंदरगाह लोथल ही हुआ करता था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? गुजरात में लोथल है बंदरगाह। देख रहे हैं ये रिपीट कितना हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाकालीन स्थल में टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का हल से बनवाली प्राप्त हुआ है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली में टेराकोटा प्राप्त हुआ है। कारण निम्नलिखित स्थल में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। धौला लोथल जो है, लोथल उनका बंदरगाह स्थल है। मोहनजोदड़ो उनका सबसे बड़ा स्थलों में से एक आता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? कारण नहीं है, कौन नहीं है, मतलब इसमें से नहीं है। बीए स्मिथ उसमें से नहीं है। बीए स्मिथ इतिहासकार हैं जो बाद में आते हैं। कह रहा है कि बोगजकोई का महत्व इसीलिए है कि वहां जो आलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगजकोई इसलिए, बोगजकोई के बारे में पढ़ लीजिए, एशिया माइनर में है बोगजकोई। 14वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिसमें नाम आर्यों जैसे थे, और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। याद रखिएगा। कह रहा प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। पुरुषनी को हम एक नए नाम से जानते हैं जिसको हम रावी कहते हैं, उसको हम रावी नदी के तट पर मानते हैं। रावी नदी के तट पर उन्होंने लड़ा था। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। अब देख लिए, अब टोटल अब तक 10 प्रश्न ही पूछे हैं हड़प्पा सभ्यता से सिंधु घाटी, तो कितना पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इस पर जोर दिया ही नहीं। ऋग्वेद में भी आप देख लीजिए, ऋग्वेद में 9वें मंडल में सोम का वर्णन है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। 9वें मंडल
के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, मतलब शराब था, जिसे मुंजवत पर्वत से प्राप्त किया जाता है। ऋग्वेद के 10 मंडल में चारों वर्ण की उत्पत्ति की गई है, उनके 10 मंडल बाद में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? देख लीजिए, फिर रिपीट है, सोम, इसे पेय पर नामकृत किया है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? ऋग्वेद में है। किस मंडल में है? तो तृतीय मंडल में है। निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था? वैशेषिक ने परमाणु सिद्धांत मतलब प्रतिपादित किया था। वैशेषिक कनाद ऋषि ने शुरू किया था, इसलिए महर्षि कनाद ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था, लेकिन अब चूंकि इसने दर्शन ही पूछ लिया तो वैशेषिक ही होगा। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहां है? यह वैशाली के निकट था कुंडग्राम। 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली में लिच्छवी गणराज की प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। इनमें सबसे बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन पुस्तक एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी यही तिथि उद्धृत की थी, हालांकि बाद में एनसीईआरटी ने बदल दिया और उसकी सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व मान लिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी का मृत्यु 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। जन्म, इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल से थे और माता इनकी बता चुके आपको, बार बार रिपीट करें। 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप में पावापुरी नामक स्थान पर इन्होंने शरीर त्याग दिया। राजगिर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बिहार का एक जिला है। नालंदा विश्वविद्यालय वहीं था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। जमाली बड़ा लोभी लालची व्यक्ति निकला, बाद में भगा दिया महावीर ने उनको वहां से। महावीर की एक पत्नी का नाम था यशोदा, सॉरी जमाली नहीं, एक पत्नी थी, उनका नाम था यशोदा और एक बेटी थी प्रियदर्शना। जमाली उनका दामाद हुआ था। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम से हुआ था। बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जमाली के बाद महावीर का विरोध हुआ और बहुतरवाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत की। छोड़ दिया उसने ही। हाँ, निम्न प्रकार थे। कौन था? 11 अन्य प्रधान शिष्य थे। ये शिष्य आपको याद नहीं रखने, छोड़िए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व, ये पूर्णकालिक ग्रंथ कहलाता है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभुत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। महावीर बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था। वहीं पर उन्होंने अपना ज्ञान बांटा था और उन्हीं लोगों को बांटा था जो यहां से भाग करके गए थे 5 ब्राह्मण। उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया था और उस पहले उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहा हुआ था? कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है? गोरखपुर के पास में है, सारनाथ के। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उसके बाद वो बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कपिल वस्तु, राजगिरी, वैशाली, कोसल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कोसल राज्य में हुआ। कोसल नरेश प्रसेनजीत ने अपने परिवार के साथ बुद्ध की सदस्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुक्रमदेव खाने को दे दिया। शुक्रमदेव पता नहीं क्या होता है, कुछ लोग इसको सुगर का मांस बोलते हैं, कुछ लोग इसको फल बोलते हैं, पता नहीं क्या था, मुझे भी नहीं पता। इससे उन्हें रक्त अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनगर चले गए, जो कि मल गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी, और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष के उन्होंने शरीर त्याग कर दिया और बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। त्रिपिटक किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक क्या है? उनके ग्रंथ है। कौन? विनय पिटक। इसमें संघ संबंधित नियम और आचार विचार उसमें दिया गया है। सूत पिटक महात्मा बुद्ध का उसमें वचन दिया हुआ। अभिधम पिटक, इसमें उसके सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। त्रिरत्न या 3 रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान बताया गया है। ये त्रिपिटक जो है, त्रिरत्न जो है, ये जैन धर्म से। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदहन, ये दोनों में अलग अलग है। बौद्ध धर्म मध्यमार्गी है। बौद्ध धर्म में बौद्ध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? वो 5वीं पीढ़ी का माना जाता है, देख लीजिएगा। बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने किया था। बराबर की गुफाओं को निर्माण किसने करवाया था? पढ़ लेते हैं एक बार। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काट करके निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ है। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ ने के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काट करके आजीविकों के लिए बनाया गया था। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध था। आजीविक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मखली गोशाल था। मखलीपुत्र गोशाल बोलते हैं, वो आजीविका का संप्रदाय था। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन था। पाटलिपुत्र का स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर यह नगर शिशुनाग वंश
नंद वंश और मौर्य वंश को भी राजधानी रही थी। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? उदयन ने बसाया था। देख रहे हैं रिपीट। अगला प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा किया गया था वैशाली। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? ग्रीवरीज थी, बाद में पाटलिपुत्रा हो गई। पुराणों के अनुसार मगध का शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ था। इस वंश ने अपना पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित है। इसकी जो मृत्यु है वो 492 ईसा पूर्व में हो गई थी। इसके बाद अजातशत्रु मगध का शासक बना। अजातशत्रु ने के पुत्र उदयन ने राजधानी राजगिर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? हर्यक वंश है। ऊपर से ही पूछते हैं तो सेंड्रोकोटस से समुद्रगुप्त की पहचान किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। सेंड्रोकोटस से अजातशत्रु की पहचान, सेंड्रोकोटस से अशोक की पहचान, चंद्रगुप्त मौर्य ना, सॉरी। ब्राह्मणी लिपि सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था ब्राह्मणी लिपि का। मेगास्थनीज पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। मेगास्थनीज ने लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्याकस, अनेसिक्रस, अरिस्टोबुलस, मेगास्थनीज है, जिसके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। अब विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसकी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य का प्रमुख विस्तार किया गया। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। इसने उसमें बताया कि 30 सदस्यों पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन जो है वो 30 सदस्यों की विभिन्न समितियां द्वारा होता था, जिसमें कुल 6 समितियां होती थी और प्रत्येक में 5 सदस्य हुआ करते थे। मेगास्थनीज दूत है किसका? मेगास्थनीज दूत था सल्यूकस का। सल्यूकस की बेटी से ब्याह हुआ था किसका? मौर्य का। आगे बढ़ते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। शुंग ब्राह्मणों का वंश है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम ने विभिन्न उपाधियां वर्णित की है? जूनागढ़ के अभिलेख में। अब ऐसे ही पूछा जाता है कि जूनागढ़ का अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? खारवेल का था। खारवेल कहां का शासक था? एक बार देख लीजिए। कलिंग का चंदीवंशीय शासक खारवेल। कलिंग का शासक था खारवेल। प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा में उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? आप बताइए। कलिंग नरेश ई होगा इसमें ऑप्शन। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र शासक हाथी गुफा है। इसमें इसका आंसर इसलिए ई हो रहा है कि इसमें महामेघवाहन भी है और चेदी भी है। तो आप में भी अगर ऐसा होगा ना तो आपको मारना है 1 से अधिक। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है प्राचीन भारत का नेपोलियन। गुप्त साम्राज्य जिसने हुनों को पराजित किया था कौन था? स्कंदगुप्त था। उसने हुनों को आक्रमित किया था। और किस प्रकार के भूमि को अपहृत भूमि कहा जाता था? बिना जोते ही भूमि को। यह गुप्त समय में ही होता था। चीनी यात्री संग्यून ने भारत की यात्रा की थी कब? 515 से 520 ईसा पूर्व में संग्यून ने भारत का आक्रमण की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। हर्षवर्धन आपको कैसे याद रखना है? ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग। 629 ईस्वी में यह भारत के लिए प्रस्थान किया था। एक ग्रंथ लिखा है इसने जिसका नाम है सी यू की। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है, याद रखिएगा इसमें। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र के किस शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित था? बिहार में था उदंतपुरी। अगला प्रश्न, पाल वंश गोपाल ने उसकी स्थापना की थी। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव था। इसी में एक और सवाल कर्नाट वंश से पूछ लिया था एक ही एग्जाम में, देख लीजिए। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह थे दोनों, तो याद रखिएगा इसको। मिथिला के शासक थे दोनों, मैं ऊपर पढ़ लीजिए। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। ये एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बसाया था। कर्नाट वंश का शासनकाल मिथिला का स्वर्णकुल। मिथिला का मतलब अगर आप बाहर से बिहार के बाहर के नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप ऐसा समझिएगा कि मिथिला वो इलाका है जहां आज के डेट में बिहार में दरभंगा है, जहां मधुबनी है, समस्तीपुर है, इन इलाकों को मिथिला कहा जाता है। अभी वर्तमान में अगर आप मैथिली ठाकुर को सुनते होंगे तो मैथिली ठाकुर वहीं की बच्ची हैं। किस युग में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा आई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? काश्मीर में हुआ था। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगति सभा कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। क से कनिष्क, क से काश्मीर चौथा शासन था। और इसका जो अध्यक्षता था वो अश्वघोष ने इसके उपाध्यक्षता की थी और वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी। इस बात को आप याद रखिएगा, अभी मिलेगा तुरंत आगे भी।
मैं इसमें बहुत नहीं लिख दे, पढ़ लीजिए इसको। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में। उस समय मगध का सम्राट अजातशत्रु था, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति काल अशोक के शासनकाल में हुई थी। बुद्ध के मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के बाद में वैशाली में हुई थी, अध्यक्षता साबक मीर ने किया था। क्लियर है यहां तक? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? अभी तो बताया ऊपर ही, कौन? महाकश्यप थे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहां? राजगृह में। पहले राजगृह में, फिर दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कश्मीर में हुआ था। करेक्ट। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताइए कि क्या क्या है, कब कब हुआ, कहां हुआ, जन्म कहां हुआ था उनका? लुम्बिनी वन में हुआ था जन्म। 1 का 3 हुआ, ठीक है, 1 का 3, यही पहला ही आंसर आ गया सीधे। 2 का 2 होगा। ज्ञान प्राप्ति कहां हुआ था? बोध गया में हुआ था, 2 का 2। प्रथम प्रवचन कहां दिया था? सारनाथ में। निधन कहां था? कुशीनगर में हुआ था। क्लियर है यहां तक? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बोध गया में किसे? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। स्वाभाविक सी बात है, कितना आसान सवाल है। देखिए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्क। कनिष्क के समय में पूजा पाठ प्रारंभ हो गया था। इसी के समय में चौथी बौद्ध संगीति भी हुई थी। ईसा पूर्व चौथी बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। हीन और महायान नामक 2 संप्रदाय में बट गया था वो। ईसा पूर्व 6ठी ईस्वी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी? वैशाली में थी। मैंने भूमिका बनाने में बता दिया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहां? अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। 62 का ऑप्शन बी होगा, अंगुत्तर निकाय में। कौन कौन से 16 महाजनपद थे? अंग, मगध, काशी, कौशल, वजी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। आपको इनकी राजधानियां देख लेनी है एक बार सरसरी निगाह से। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग कौन सा है? गुप्त शासक समय में नालंदा कुमार गुप्त हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था को क्यों लागू किया गया था? सैनिकों को सुगमता पूर्वक भर्ती के लिए मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य के समय में किया था मनसबदार। अगला प्रश्न है, ये छोड़ दीजिए, ये अब इसकी उपयोगिता खत्म हो गई है, वैसे सवाल आते नहीं है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ था? 6ठी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध साम्राज्य हुआ था। बिंबिसार के समय में। साल भी दिया हुआ इसमें 544 से 492 ईस्वी में। मगध का राजधानी कौन सा था? पहले मगध की राजधानी गिरिवृष थी, बाद में उसकी पाटलिपुत्र हुई, इसलिए इसका ऑप्शन ई होगा। आपके प्रश्न में भी देख लीजिएगा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पहली राजधानी जो थी उसकी वो गिरिवृष हुआ करती थी, जिसको हम दिया ही नहीं इसमें, गिरिवृष हुआ करता था, जिसको हम राजगीर कहते हैं। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने। नंद वंश का अंतिम था घनंदमर और उसके बाद में मौर्य वंश शासित हो गया था। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वो ग्रंथ कौन सा है? विशाखदत्त है। विशाखदत्त को किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद था। इसी के समय में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया और जाकर के चंद्रगुप्त जगाया कि अरे यार उठो तुम। चंद्रगुप्त नहीं, हाँ चंद्रगुप्त थी, सॉरी चाणक्य ने, हाँ चाणक्य ने जाकर के उठाया कि अरे यार उठो, चलो भारत पर आक्रमण कर रहे हैं, तुम सोए पड़े हो। तो घनानंद ने उसकी चोटी पकड़वा कर उसी को चाणक्य को ही दरबार से फेंकवा दिया। तो जब उसको फेंकवा दिया तब उसने क्या किया? चाणक्य ने प्रण लिया कि अब तो मैं घनानंद को नहीं छोड़ूंगा, और वही घनानंद को अंत में उसने चंद्रगुप्त मौर्य के तहत मरवाया था। एक चलते हुए व्यक्ति को उठा करके शिक्षक बना दिया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था, लकड़ियों का बना हुआ था। अष्टप्रधान का गठन होता था किसके समय में? शिवाजी के समय में होता था। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के दक्कन की विजय प्राप्त की थी? जो दक्कन की विजय प्राप्त की थी वो चंद्रगुप्त था। अगला प्रश्न है कि अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम से भारत पर था, पश्चिम के भारत पर ही था, तो पश्चिम में जूनागढ़ में जो अभिलेख होंगे वही होना, क्योंकि गुजरात में जूनागढ़ आता है, तो ये रुद्रदामन का अभिलेख हो गया। 76 ऐसे सवाल पूछते हैं कोई बच्चा, चलते फिर टिक देगा, आंसर हो जाएगा उसका। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका नहीं था, बाकी अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग वो थोड़ा सबको हड़प रखा था। निम्नलिखित अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्रा में आयोजित की गई थी बौद्ध सभा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्रकृति है। देखिए, सिंहल अनुश्रुति, सिंहल श्रीलंका को बोलते हैं, वहां के कहानियों के अनुसार, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्रा में मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। सिंहली का मतलब श्रीलंका होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि है, दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। इसको पढ़ने का श्रेय जो है वो श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नेरिसन, लैसन, कनिंगम आदि विद्वानों को जाता है। अशोक ने धम्म का मूल संदेश क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। एक नैतिक संहिता है उसका, वो कोई स्पेशल बात नहीं है उसमें। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाब्रू स्तंभ है, जिसमें अपने आप को वो मगध का सम्राट बताया है। पियदसी लाजा मागधम संघम
अभिधा देतुतान में पता नहीं क्या है यह अभिलेख अशोक की बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अपने सिंहालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? वो प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। प्रियदर्शी के नाम से जाना, देवानाम प्रियदर्शी के नाम से वो जाना जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियों पर उसने बात की है। उसमें अर्थशास्त्र नहीं है, वो राजनीतिक शास्त्र की एक पुस्तक है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? वो कई, उसमें सैनिक है, विदेश है, कई बातें उसमें। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत और अभ्यास की पुस्तक है, जिसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा उसने सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र के तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प और व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। कौन कौन? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा और निरीक्षक, साथ में सभासद, ये इन श्रेणियों में विभाजित किया है। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। कहां? मेगास्थनीज के पुस्तक में। उसी सवाल को पलट दिया है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? किसी ने नहीं लिखी है, ये गुमनाम लेखक है। इसमें वह लेखक जिसने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, इंडिका है, किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। उसने 6 समितियों में बांटा है, 5-5 सदस्यों का, टोटल 30 लोग का टीम बताया है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए, पढ़िए इसको, इसमें आपको आंसर लग मिलेगा। पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा के सोन नदी के संगम पर हर एक वंशीय शासक उदयन ने की थी और अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थापित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है तो चंद्रगुप्त मौर्य मान लिया हमने। लेकिन आपको नहीं मानना है, आपने ई और डी ऑप्शन होगा तो आपको उसमें चूज करना है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा प्रचलित किया था? स्वर्ण मुद्रा, 2 प्रश्न आते हैं। एक तो स्वर्ण मुद्रा प्रचलित किया था और एक आता है कि स्वर्ण मुद्रा सबसे अधिक शुद्धता के साथ आया था। तो प्रचलित किया था बीम कॉन्फिडेंस ने। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीपों में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बीम कन्फिशस को स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन का श्रेय था। कला की कंधार शैली किस समय फली फूली? कुषाणों के समय में फूली। वहीं से पर्दा आया था, यौवन उसका नाम दिलाया, जिसमें गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। निम्नलिखित में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? कनिष्क ने की थी चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में। कनिष्क कुंडलवन याद रखिएगा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया था? कन्नौ वंश ने शासन किया था। अमात्य कराए शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों में मार डाला गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली थी वह कन्नौ या कन्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों ने सामान्य भी ब्राह्मण वंश थे। कह रहा है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है किससे? राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल में नगर मतलब खत्म होने लग गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? उत्तर भारत के लिए कई थे, ताम्रलिप्ति, भड़ौच, कई सब थे। भड़ौच, हाँ भड़ौच तो हो ही गया। कह रहे गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भड़ौच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा बॉम्बे में भी भारतीय व्यापार होता था। तो इसका ऑप्शन 4 होगा। किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो वही व्यक्ति देगा ना जो ब्राह्मण धर्म की तरफ होगा, और वो धर्म था गुप्त वंश, याद रखिएगा। गुप्त वंश ब्राह्मण वंश, बाकी उस पर गुप्त वंशों पर ब्राह्मणों का प्रभाव ज्यादा है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6ठा भाग होता था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी अत्यधिक दिन मानी जाती है? गुप्त। क्योंकि हिंदू धर्म, भागवत संप्रदाय सब तो एक ही है ना। तो उसी के समय में गरुड़ उनका गुप्त चिन्ह हुआ करता था, याद रखिएगा। तो अब समझ लीजिए गरुड़ लक्ष्मी क्या होता है, तो पूछते किसको रहे होंगे वो। निम्नलिखित में से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता था? ये बात सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने कहा था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? सुश्रुत, सौमिला, शूद्रक और सौनक। इसमें ऑप्शन ई होगा। क्यों? पढ़ लीजिए एक बार इसको। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक माना जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 6000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो ये जब प्रश्न आया था ना बीपीएससी में, तो इसमें बड़ा विवाद हुआ था। बाद में पहले तो इसका उत्तर मान लिया था उन्होंने ए, बीपीएससी वालों ने सुश्रुत, फिर बाद में इसको डिलीट कर दिया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आए थे? एक ही तो विश्वविद्यालय था, नाम का कौन सा? नालंदा। कब आया था? 637 ईसा पूर्व में ह्वेनसांग नालंदा गया था और 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास करने के बाद उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। उसके बाद वो बंगाल, उड़ीसा होते हुए कांची चला गया और उसके बाद दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया और अपने लेक्चर्स उसने दिए थे। ह्वेनसांग के भारत
में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध मथुरा था। मथुरा में उन दिनों सूती कपड़ा बहुत उत्पादित होते थे, जिसमें वैनसांग आया था। कवि वान कहाँ का निवासी था? वान जो था वो पाटलिपुत्र का निवासी था। देख रहे कैसे कैसे प्रश्न पूछा है, कितने में पढ़ के जाइएगा वो छूट ही जाएगा। चीनी यात्री इति सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था। कब इति सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था? 671 से 672 ईस्वी के बीच में। उसको बड़ी इच्छा थी कि वो बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखे, इसलिए वो भारत आया था और इसलिए वो भारत घूमा था। तो 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और 693 से 94 ईस्वी के मध्य सुमात्रा होते हुए चीन लौट गया था। सुमात्रा वही जावा सुमात्रा वाला। चीनी यात्री वैनसांग किस विद्यालय में अध्ययन? बताइए। चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में की थी। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि वैनसांग किसके शासन में आया था, तो वो वैनसांग ह से हर्षवर्धन, याद रखिएगा। करण नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त थे इसके संस्थापक। अगला प्रश्न, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था कहां? जावा सुमात्रा से। जावा सुमात्रा से उनका संबंध था, व्यापार करते थे वो लोग। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था? वो बालपुत्र देव था। स्वर्ण भूमि थाईलैंड को कहते हैं, वहां के शासक लोग थे वो। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुसलमान थे। देख रहे हैं कितना बायस्ड प्रश्न है। कारण कौन थे? मुसलमान थे। कौन? बख्तियार खिलजी थी। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे किसके? चंदेलों के सहयोगी थे। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? धर्मपाल था। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में हुआ है? नहीं हुआ है। कदम का नहीं हुआ है संगम साहित्य में, बाकी सबका हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? उरैयूर कपास के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाखदत्त था। कालिदास ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है, जिसमें महत्वपूर्ण ग्रंथों में एक तो यही है मल्काभिज्ञानमित्रम कालिदास ने लिखी है, रघुवंशम कालिदास ने लिखी है, तो ये है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। मैंने आपको उसी समय बताया था चंद्रबरदाई वाले में ही। स्वप्नवास दाता के लेखक कौन है? भास है। कालिदास कह रहा है कि भास के 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिसमें से ये 13 उनके नाम है। अब याद रखिएगा, नहीं याद रहे तो जो याद है वही याद रखिएगा बस। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? ये कालिदास ने लिखा है, कुमार संभवम। किरातार्जुनियम लेखक किसने लिखा है? भारवी ने लिखा है। उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो एक तरह से नागसेन और मिलिंद दो शासक हुआ करते थे। एक मिलिंद होता था और एक बौद्ध भिक्षु होते थे नागसेन। इन दोनों के बीच के बातों का मतलब प्रश्न उत्तर का एक संग्रह है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो मतलब ऐसा, मिलिंद जब भारत पर आक्रमण करने आया तो नागसेन उससे सामना करने गया और उससे पूछा कि तुम किस रास्ते से आए हो? तो उसने कहा कि फलाने रोड से आए हैं। तो बोला रोड कहाँ है? तो कण कण से मिलकर के बना है, रोड किधर है? माथा चकरा गया उसका, मिलिंद का। फिर उसने कहा किससे आए हो? तो उसने कहा ये रथ से आया हूँ। तो कहा रथ कहाँ है? तो पहिया है, घोड़े हैं, टूपर है, फलाना चिलाना है, पटरी है, कपड़े हैं। वो और पगला गया और तुरंत नागसेन के पैर में पड़ गया। इसी विवाद के जो मतलब आपसी में जो बातें हुई हैं, उनका प्रश्न उत्तर का जो संकलन है, उसी को मिलिंद पन्हो कहते हैं। हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखा है। बाणभट्ट में मतलब उस समय वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है हर्षवर्धन। इसमें कश्मीर का सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। चोल वंश का संस्थापक किसे मानते हैं? विजयालयम को चोल वंश का संस्थापक मानते हैं। अगला प्रश्न, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? चोल काल ग्राम पंचायतों के लिए प्रसिद्ध है। चोल शासन में उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल की प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख में ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। कह रहा है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है? चोल था। फिर पूछते रिपीट हुआ है। दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? गोपुरम कहलाते थे।